ओथ का लफ्ज पढ़ता हुआ अच्छा ये ओथ बड़ा जबरदस्त उनका ओथ का पढ़ देता हूं दैट आई विल प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये एज अ प्रेसिडेंट उनकी ड्यूटी है। और अगर आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराते तो इसका मतलब यह है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बाईपास कर उसको एब्रोगेट कर रहे हैं। कम से कम उसको और एब्रोगेट ना भी कर रहे हो तो उसको कम से कम और कुछ नहीं तो आप उसको एक साइड पर रख रहे हैं, इनइफेक्टिव कर रहे हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन है। और सदर का ओथ है, कहता है कि मैं इसको क्या कहते हैं, प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड ऑफ द। ये तीनों चीजें प्रिजर्व डिफेंड एंड प्रोटेक्ट, ये तीनों चीजें अलाउ करती हैं सदर पाकिस्तान को कि वो एक आइन के तहत एक डेट दे दें। और इसके ऊपर देखना होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सुल्तान सिकंदर राजा साहब वो कैसा रिएक्ट करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब देखें ना, बड़ी कोर्ट में मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन तो पोस्टपोन होनी हो लेकिन जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं 34 सीटों पे। हाँ, ये भी वो उस पे कोई लॉ ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। क्या IMF के साथ मुज़ाकरात का आखिरी दिन है? हुकूमत इत्तेफाक राय और मुआहिदे की बहाली के लिए पुरुमीद है और सवाल यह कि कोई डील सामने आती है या फिर बातचीत का सिलसिला कुछ तवालत इख्तियार करेगा। इस वक्त पूरी कौम की नजरें इसी जानिब हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। और ये सब इसहाक डार ने कहा है कि IMF से मुज़ाकरात से मुतालिक आज अच्छी खबर देंगे। अच्छी खबर क्या हो सकती है? देखिए, मेरी बात हुई है कुछ लोगों से जो वहाँ इस वक्त नेगोशिएट कर रहे हैं अपना, और वो बड़े हमारे साथ नौकरी में आजकल एडवाइजर लगे हुए। अच्छा। तो और 2-3 लोग हैं, एक नहीं है। मतलब इस तरह की बात तो क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान इस वक्त नाउ और नेवर की सिचुएशन में है। सही। आज अगर आप फैसला नहीं कर पाते तो फिर उसका मतलब ये है कि आप फिर आगे चले जाएंगे और फिर ये जून के बाद, जैसे उन्होंने कहा है कि जून का बजट फिर आप बनाते फिरें, जो मर्जी करते फिरें। अच्छा। हम नहीं आते आपके मामले के अंदर। मतलब यह है कि 3-4 चीज़ों पे बात रुकी हुई है। एक तो IMF जो है ना, उसको ये अंदाज़ा हो गया है कि ये इतना सारा पैसा जो कि 1958 से लेके अब तक, ख़ास तौर पे 1988 ऑनवर्ड जो आपने वह कर्जा लिया है, ये इसके ज़ख़ीरे कहाँ पर हैं। अच्छा। इसलिए पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन्होंने कहा है कि आप पाकिस्तान में ये जो सेक्रेड लोग बन चुके हैं ना, 17 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक, हर साल हम भी डेक्लेरेशन देते थे, हलाली साहब भी देते थे, और वो एक लफाफे बंद पे सील होता था, वो सील होके चला जाता अंदर। सही। और अंदर उसके बाद वो हो जाता था एक खुफिया किस्म के खाने में बंद, और उसके अगले साल फिर देता था मैं, अगर थोड़ी सी उसमें इजाफा हो गया या ये भी देते थे। उन्होंने कहा इनके डेक्लेरेशन करो पब्लिक। ठीक। 2013 में मैं एक पिटीशन लेके गया था सुप्रीम कोर्ट में, और पिटीशन मैंने जीता था। और अच्छा। पूरे फुल बेंच ने पिटीशन में दिया था। मैंने कहा था अगर आप सिविल सर्विस के अंदर से ये करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं और एक पॉलिटिकल जो इनके अंदर आ गया हुआ ग्रोहबंदी ख़त्म करना चाहते हैं तो ये 2 काम करें। एक तो पॉलिटिकल वाला था, दूसरा मैंने कहा था कि जैसे एक आदमी आता है नौकरी के अंदर तो उसका जो एसेट ऑफ डेक्लेरेशन ऑफ एसेट है उसको आप ओपन करके शाया कर दें। ठीक। और जब आप उसको कहने दें 18-19 ग्रेड तक, 20 ग्रेड पे जब उसको प्रमोट करने जा सकते हैं, एक मेजर पोजीशन में आ जाता है, वहाँ एम्बेसडर लग जाता है, कहीं जाके कलेक्टर कस्टम लग जाता है, यहाँ पर प्रोविंशियल सेक्रेटरी लग जाता है, तो उसको आप प्रमोशन से पहले वो उसका डेक्लेरेशन शाया करें और लोगों से पूछें कि क्या आपको कोई मालूमात है कि इसने इससे ज़्यादा पैसे वसूल किए हैं कि नहीं किए। मेरा तवील अरसे से ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदान को फाइल भी नहीं ढंग से पढ़नी आती। थोड़ी बहुत ज़हीन लोग होते हैं इल्ला माशाल्लाह, अदरवाइज मोस्ट लोग को पता ही नहीं होता कि ये प्रोसेस क्या है, रूल्स ऑफ बिजनेस क्या है, क्या अलाउ करता है, क्या नहीं अलाउ करता है। और दूसरा ये जर्नैल हमारे साथ आया करते थे, 6-7 साल लग जाते थे उनको पूरा प्रोसेस करने के लिए। ठीक है। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है कि मुशर्रफ साहब जब आए थे तो मुझे उन्होंने कहा कि इनको रेवेन्यू सिखाएं। उन्होंने मॉनिटरिंग टीमें बनाई थी कर्नल्स की। तो मैं 1.5 घंटे के बाद जो निकला तो कोर कमांडर साहब ने मुझे कहा लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी। तो मैंने कहा कि मैं बैठ गया, तो उन्होंने मुझे, और साहब आपने इनको पटवारी की चालाकियां समझा दी।
मैंने कहा मुझे 20 साल नौकरी में हो गए हैं, मैं 20 साल में नहीं समझता था, आप कहते हैं मैं 1.5 घंटे के अंदर उनको समझा दूं। तो उन्होंने ये जो डिमांड किया है ये बड़ी खौफनाक है। ये लोग थे जो कि बेसिकली करप्शन के रास्ते के इम्पेडिमेंट्स दूर करते थे और उसके ऊपर उन करप्शन की गाड़ी टक 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 जो है टांगा या गाड़ी ये सब कुछ तेज रफ्तारी से चलती थी। तो उनको अंदाजा है। इसमें मैं एक और बात बताऊं, 2007 में 17 अक्टूबर 2007 में वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस ने एक एग्रीमेंट किया है और उस एग्रीमेंट का नाम है स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने एक बेसिक चीज जो है बताती है, जो अगले सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे, जब हम लैब डिस्कस करेंगे कि एक आदमी जो कि कोई चीज बताता है, बहुत बड़ा घर बनाता है, तो वो बताए कि वो घर किसने बनाया है। ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं बताएगा तो हम इसको स्टोलन एसेट में कंसिडर करेंगे। अच्छा। और वो जब्त कर लेंगे। अच्छा, ये ऐसा। अच्छा, दूसरी पॉइंट जो IMF के बारे में उन्होंने ये कहा है कि आप हम रिलीज कर देते हैं, लेकिन आपने ये कहा है कि 4-4.5 अरब डॉलर जो आपको मिलेगा चाइना से, सऊदी अरेबिया से और UAE से, उसकी आप कंफर्मेशन हमें दे के दें। ये बहुत बड़ा इशू है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले आप और पहले आप, ये वाली बात होगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ये सब हिलाली साहब का ये पॉइंट आपको लगता है कितना वैलिड है कि अमन अमान को जो बहाना बना के इलेक्शन डिले किए जा रहे हैं, तो इससे तो उन जो अनासिर है जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं उनको तो तस्कीन मिल रही है। आप तो उनको एक पुश दे रहे हैं कि हाँ जी तुम्हारी वजह से हमारे मुल्की मामलात होल्ड पर आ सकते हैं। देखिए, ANP को थ्रेट था ना, उस वक्त TTP बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन उसके बाद इलेक्शन लड़ा उन्होंने, उनके लोग मारे जा रहे थे। और आपको याद होगा कि उनका इफ्तिखार साहब जो थे, उनका बेटा मारा गया था, ANP के बहुत बड़े लीडर थे और वो अकलौता बेटा था, और बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे और ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन इलेक्शन हुए। बात बड़ी सही है कि इस वक्त अगर आपने अंडर डोरस ये थ्रेट में आके कहा, मसला ये नहीं है, मसला है नीयतों की खराबी का। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में एक दिन बता दें जब आप कहें कि पाकिस्तान में आज का दिन जो है पूरा पुरअमन रहा, आज के दिन पुलिस जो है सिर्फ घर में बैठी रही और उसने नान कबाब खाए, आज के दिन कोई बंदा जो है वो चोर डाकू नहीं मिला हमें, आज के दिन कोई दहशतगर्दी नहीं हुई, गुज़श्ता कम से कम 20-25 साल की तारीख निकाल के देख लें, बल्कि उससे पहले ले लें। सबसे पहले दहशतगर्दी शुरू हुई थी 1979 के बाद, जब खाद और KGB वाले बम धमाके किया करते थे पाकिस्तान के अंदर। ठीक, तो आप मुझे बताइए कि 80 के बाद ऑनवर्ड अब हमारे यहाँ चल, तो क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन खत्म हो जाएंगे? और एक और बात बताएं कि आप ये सारे का सारा मामला जो है जितना भी है, ये कब तक? ये 254 उस दिन भी हमने अनवर मंसूर साहब से भी बैठ कर डिस्कस किया, कल भी हमने डिस्कस किया। ये अगर आप एक इस इंटेंशन को आप लेते हैं आज 254 को, तो कल तो हर बंदा जो हर असेंबली कहेगी मैं 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं बढ़ा लूंगा, क्योंकि इसकी बुनियादी इंटेंशन यही है कि कहीं कोई मसला हो जाए, कहीं कोविड हो जाए, कहीं कोई बहुत बड़ी फसाद आ जाए, इस तरह की सूरत हो कि तूफान आ जाए, लोग उजड़ जाएं मुकम्मल तौर पे, तो उसके बाद आप इसको 254 को इन्वोक कर सकते हैं कि भाई कुछ दिनों के लिए रुक जाओ। यही वजह है कि इस इलेक्शन को डिले किया गया था, बेनज़ीर के टेस्ट के 30-40 दिन के लिए डिले किया गया था। और उस वक्त भी मुशर्रफ साहब का एक और आइडिया देने वाले बहुत लोग थे कि नहीं ये बहुत अच्छा मौका है, आप इसको कंट्रोल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन सेंस प्रिवेल्ड। और सेंस इसलिए प्रिवेल की थी कि लोगों ने उस वक्त जो सोचा था कि अगर हम इस वक्त बेनज़ीर के उसके सानहे के बाद अगर हमने इलेक्शन न कराए तो उसके बाद मुल्क को हम संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जैसे कहते हैं बड़ी नेकनीति से मशवरा दे रहा हूं। उसकी वजह यह है कि आप हर पार्टी के पीछे एक बहुत जबरदस्त किस्म का क्राउड होता है, और वो क्राउड जो है वो कहीं किसी न किसी तरह पॉलिटिकल चार्ज होता है, उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, इसका एक नजरिया होता है। आप उस नजरिए को जब वेंट देंगे, आप जब उसको इस तरफ लेके जाएंगे, जब वो गुफ्तगू करेगा, जब वो जलसों में जाएगा, जब वो पार्टिसिपेट करेगा, मुख्तलिफ जुलूसों में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसकी एंग्जाइटी बाहर निकलती है, उसके अंदर जो गुस्सा बाहर निकलता है, वो इस एक रुझान में लग जाता है, एक तवज्जो उसकी बढ़ जाती है। यही वजह है जी, इंस्टेबिलिटी तो फिर भी रहेगी। नहीं, इलेक्शन में तो कौन स्टेबिलिटी चाहता है? कोई नहीं चाहता ना। इलेक्शन में तो देखिए, इलेक्शन के दिन में भी जो फसादात होते हैं वो आखिरी घंटे में होते हैं,
उस वक्त होते हैं कि जब उनको अंदाजा हो जाता है कि हम हारने वाले। कभी भी इलेक्शन के पहले फसादात नहीं हुए। प्री पोल रिगिंग बिल्कुल और चीज है, वो हर कोई करता है। लेकिन अगर इलेक्शन की तारीख हर कोई करता है, हर कोई करता है। अगर इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई तो उससे ये गलत है। अब देखें ना कैसे कैसे जिसे कहता है मजा का खेज आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं। अब हमारे दोस्त हैं गवर्नर पंजाब जो है, वो कहते हैं मैं क्यों दूं, मैंने तो असेंबली तोड़ी नहीं। भाई तुमने नहीं असेंबली तोड़ी तो केयर टेकर वजीर आला का हल्फ तुमने क्यों उठाया? तुम कहते मैं तो असेंबली तोड़ी नहीं, ये केयर टेकर किधर से आ गया? फिर उस कैबिनेट का तुमने हल्फ उठवाया। फिर उसके बाद केपीके का गवर्नर जो है वो यहाँ आता है और आके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर तकरीर करता है और आर्गुमेंट दे। कभी आपने गवर्नर इसने एक्टिव देखे थे? ये अचानक कहां से हो गए? इससे पहले 2 दफा केयर टेकर सेटअप रहे हैं, पंजाब में भी रहे हैं, सिंध केपीके में भी रहे हैं। पंजाब में यहाँ आपको याद होगा कि हमारे दोनों ही साफी दोस्त थे, जो कि नजम सेठी साहब भी और हसन अस्करी साहब भी। क्या उस जमाने में गवर्नर नजर आता था कोई? क्यों गवर्नर आ रहे हैं? क्योंकि गवर्नर किसका है नुमाइंदा? शहबाज शरीफ साहब का, फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, उनकी पार्टी का है, और वो एक खास कैफियत पैदा करना चाहते हैं। ये मायूसी बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये किसी ना किसी चीज का खासाना बन सकती है कल को, और अगर वो बन गई तो फिर आप याद रखें कि फिर पाकिस्तान के अंदर अमन कायम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।